जय हिंद दोस्तों, मैं सुभाष चंद्र आपके अपने YouTube चैनल सुभाष स्टडी क्लासेज में स्वागत करता हूं। हम पढ़ रहे थे पाचन तंत्र, और जिसमें हमने मुख और मुख गुहा के बारे में पढ़ लिया था कि इसमें पाचन होता है। अब तक हमने पढ़ा था कि जो मुख होता है उसमें पाचन की जो क्रिया होती है उसमें लार के माध्यम से हमारा भोजन में कार्बोहाइड्रेट और वसा का पाचन हो रहा था। उसके बाद आज हम इस वीडियो में बात करेंगे ग्रेसिका और ग्रास नली और आमाशय में पाचन की क्रिया। अब हम देखते हैं जब हमारा भोजन मुख गुहा में पाचन क्रिया पूरी हो गई थी, जिसे हम यांत्रिक पाचन क्रिया कहते हैं, उसके बाद हमारा भोजन आ जाता है ग्रेसिका में। जो ग्रेसिका का भाग होता है वह ये भाग होता है जो हमारा मुख गुहा समाप्त होता है ये, और यहाँ से लेकर जो कंठ जो हमारे होते हैं, गले में जो कंठ होता है यहाँ तक का जो भाग होता है इसको कहते हैं हम ग्रेसिका। ठीक है, ग्रेसिका का भोजन पाचन में कोई योगदान नहीं होता है, सिर्फ इसका एक माध्यम है भोजन को मुख गुहा से लेके और ग्रास नली तक पहुँचाने का। ठीक है, ये मुख गुहा से लेकर अपना भोजन को कहाँ तक पहुँचाती है? ग्रास नली तक। ठीक है, उसके बाद हमारा भोजन किस में प्रवेश कर जाता है? ग्रास नली में। अब ग्रास नली की बात करें तो जो ग्रास नली की लंबाई होती है, ये जो ग्रास नली है इसकी जो कंप्लीट लंबाई होती है वे होती है आपकी 10 इंच। ग्रास नली की लंबाई कितनी होती है? 10 इंच लंबाई होती है। यदि इसको सेंटीमीटर में बात करें तो लगभग ये 25 सेंटीमीटर होती है। ठीक है, भोजन के पाचन में इसका भी योगदान नहीं होता है, इससे भी भोजन नहीं पचता है, क्योंकि भोजन पाचन के लिए एंजाइम्स की ज़रूरत होती है और ग्रास नली में कोई एंजाइम नहीं होता है। इसका कार्य सिर्फ इतना होता है कि जो ग्रेसिका से भोजन ग्रहण करता है उस भोजन को लेकर ये आमाशय तक पहुंचती है। ये काम होता है ग्रास नली का। ठीक है, इसकी संरचना की बात करें तो ये एक कार्टिलेज की बनी होती है। किसकी बनी होती है? कार्टिलेज की। ये कार्टिलेज की बनी होती है, और ये कार्टिलेज जो होता है इसको हिंदी में बोलते हैं उपास्थि। और यही उपास्थि जो होती है वह काफ़ी सालों बाद यदि बात करें तो ये कैल्शियम प्लस ओसिन की जब इस पे परत जम जाती है तो ये हड्डी का रूप धारण कर लेती है। ठीक है, जिससे हड्डी का निर्माण हो जाता है। अब लेकिन हमें इससे तो कोई मतलब ही नहीं है, इसको हम अलग पार्ट में पढ़ेंगे। हम सिर्फ ग्रास नली की बात कर रहे हैं। तो जब ग्रास नली में हमारा भोजन आ जाता है तो ये आमाशय तक हमारा भोजन पहुंचाती है। अब जब ये आमाशय तक भोजन पहुंचाती है, अब इसकी बात करते हैं ग्रास नली में। तो ग्रास नली जो भोजन पहुंचाती है वे पहुंचाती है संकुचन प्रक्रिया से। संकुचन और क्रमांकुंचन गति से पहुंचाती है। अब ये संकुचन क्रमांकुंचन क्या होता है? ये होता है कि जब भोजन हमारे यहाँ है मान लो, तो ये यहाँ से अपना आकार बदल देती है, यहाँ से अपना आकार पतला कर लेती है और यहाँ से ये चौड़ जाती है। ठीक है, फिर भोजन हमारे यहाँ जाता है तो यहाँ से ये वापस अपना आकार सिकोड़ लेती है और यहाँ आ जाता है। ठीक है, जैसे उदाहरण के लिए मैं आपको बताऊं, जो सांप होता है वो अपना जो भोजन निकल लेता है, आपने सभी ने देखा होगा कि जब सांप या किसी चूहे या किसी जानवर को निगल लेता है तो वह धीरे धीरे जब उसको पीछे की ओर अपने पेट की तरफ ले जाता है तो वह प्रक्रिया करता है, उसी को कहते हैं संकुचन क्रमांकुंचन। क्या कहते हैं? संकुचन क्रमांकुंचन। ठीक है, यही होती है। अब मैं उम्मीद करता हूँ ये क्रिया आपको आसानी से समझ गई होंगे। ग्रास नली में जो ग्रास नली होती है इसकी दीवारों की बात करें तो इसकी दीवारों से एक तत्व निकलता है जिसको कहते हैं हम श्लेष्म। क्या कहते हैं? श्लेष्म। जो ये दीवार हैं इनसे एक तत्व निकलता है जिसको कहते हैं हम श्लेष्म। अंग्रेजी में बात करें तो इसको म्यूकस कहते हैं, MUCUS। क्या कहते हैं? म्यूकस। ठीक है, इसका क्या काम होता है? ये एक भोजन को हमारे को चिकना बनाता है, और उसको जिस चिकना बनेगा तो उसे निगलने में क्या होगी? आसानी होगी। ठीक है, ये होता है हमारे ग्रास नली का काम। मैं समझ सकता हूँ कि आपको ग्रास नली अच्छे से समझ आ गई होगी। इससे संबंधित जो क्वेश्चन बनेंगे मैं आपको आगे कराऊंगा। लेकिन ग्रास नली में एक बीमारी होती है जिसको हम कहते हैं
ग्रास नली में एक बीमारी हो जाती है जिसको हम कहते हैं एसफेगोल कैंसर। क्या कहते हैं? एसफेगोल कैंसर। ये बीमारी ज़्यादातर दक्षिणी अफ्रीकी देशों में होती है। किन में होती है? दक्षिणी अफ्रीकी देशों में होती है, और ये ज़्यादातर पुरुषों में पाई जाती है, महिलाओं की अपेक्षा महिलाओं में कम पाई जाती है। इसकी जो कोशिका, ये इफोगल जो कोशिकाएं होती हैं उनमें ये कैंसर हो जाता है। ठीक है, हमारा ग्रास नली पूरा हुआ। अब हमारा जब भोजन आ जाता है आमाशय में, उसकी बात करते हैं। पहली बात कर लेते हैं आमाशय की संरचना। जो आमाशय की संरचना के बारे में बात करते हैं तो ये एक मोटी भित्ति की थैलीनुमा संरचना होती है, यानी कि जो ये होता है ये एक मोटी भित्ति होती है। ठीक है, ये जिसके हम पेन पहन रहे हैं ये क्या है? मोटी भित्ति की बनी हुई होती है। इसकी जो आकृति होती है लगभग यू जैसा, जो अंग्रेजी का हमारा अक्षर होता है उसके अनुसार क्या है इसकी आकृति है। और ये आहार नाल का सबसे चौड़ा भाग है। कितना, कौन सा है? आपके क्वेश्चन पूछ लेगा कि आमाशय की आकृति क्या है, तो हम लिखेंगे अंग्रेजी के यू अक्षर के समान। और दूसरा पूछ लेगा कि आमाशय की जो आमाशय का जो भाग है आहार नाल का, ये नहीं, क्वेश्चन आपसे ये पूछेगा आहार नाल का सबसे चौड़ा भाग क्या है, तो हम लिखेंगे आमाशय। क्या लिखेंगे? आमाशय। इसके जो भाग होते हैं उनके बारे में हम चर्चा करेंगे, और भाग से कौन कौन से एंजाइम स्रावित होते हैं, क्या उनका काम होते हैं, हम इसमें पढ़ेंगे। ठीक है, अब हम इसके भाग की बात करें तो इसके 3 भाग होते हैं। आमाशय के कितने भाग होते हैं? आमाशय के 3 भाग होते हैं। फर्स्ट होता है जठरागम। क्या होता है? जठरागम। इसको हम अंग्रेजी में बात करें तो इसको कहते हैं कार्डियक। क्या कहते हैं? कार्डियक। सेकंड भाग होता है फंडस। क्या होता है? फंडस। इसको यदि हम अंग्रेजी में बात करें तो इसको बोलते हैं हम फंडिक। क्या बोलते हैं? फंडिक। इस जो फंडस होता है, ये हमारा जो फंडस भाग है, इसमें ये कांटेनुमा संरचना और पाई जाती हैं। ऐसे इन कांटेनुमा, जैसे ये हमारा फंडस भाग हो जाता है, ये फंडस की दीवार हो जाती है, तो इसमें ये कांटेनुमा संरचना पाई जाती है। इनको कहते हैं हम रुंजी। क्या कहते हैं? रुंजी। और इनका रुंजी का कार्य क्या होता है? जब हम भोजन खाते हैं उसको ये रोक कर रखता है। भोजन को क्या रोक कर रखता है? ठीक है, क्यों रोक कर रखता है हम ये आपको आगे चर्चा करेंगे एक एक पॉइंट से। उसके बाद तीसरा पार्ट होता है जठर निगम। क्या होता है? जठर निगम। इसको अंग्रेजी में बात करें तो इसको बोलते हैं पाइलोरिक। क्या बोलते हैं? पाइलोरिक। इसी से एंजाइम स्रावित होते हैं रेनिन और पेप्सिन, जिनके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो ये हमारा हो गए भाग। लेकिन आमाशय में 2 वाल्व और पाए जाते हैं। एक होता है ऊपर का जो ग्रेस नली का अंत होता है, यहाँ क्या होता है? ग्रेस नली का अंत होता है, और यहीं पे आमाशय हमारा जो स्टार्ट होता है इसको कहते हैं कार्डियक वाल्व। कार्डियक वाल्व। और ऐसे ही एक नीचे होता है जहाँ से हमारी जो छोटी आंत होती है उसकी गृहिणी जो आमाशय से जुड़ी होती है, वहाँ पे एक वाल्व होता है जिसको कहते हैं हम पाइलोरिक वाल्व। इनका कार्य क्या होता है? ये जो हमारा भोजन आमाशय में आ जाता है कार्डियक वाल्व के द्वारा, तो ये भोजन को अंदर तो आने देता है लेकिन बाहर नहीं जाने देता। कई बार हमें उल्टियाँ आ जाती हैं, तो उल्टियाँ जब आती हैं तो हम क्या है, उल्टी पलटी करते हैं, मुंह से बाहर हमारा भोजन आता है। तो कार्डियक वाल्व का कार्य क्या होता है कि कम से कम जो हमारा भोजन आमाशय का होता है उसको बाहर आने दे, जिससे हमारा भोजन बचा रहे और हमें रेगुलर एनर्जी मिलती रहे। यदि हमारा पूरा भोजन बाहर आ जाएगा तो इससे मतलब हमारी आंतें भी बाहर, जो इसकी अंदर ग्रंथियाँ वे बाहर आ सकती हैं, जिसको हमें क्या हानि हो सकती है, हमारी जहाँ तक बीमारी हो सकती है। कई बार ऐसी सिचुएशन में मौत भी हो सकती है। ठीक है, लास्ट होता है पाइलोरिक वाल्व। पाइलोरिक वाल्व की बात करें तो ये छोटी आंत का भाग, छोटी आंत और आमाशय के बीच का भाग होता है। ये भी भोजन को रोकने का कार्य करता है। ठीक है, अब बात आते हैं जठर ग्रंथि। तो आमाशय जो होता है हमारा, उसमें काफ़ी सारे करोड़ों की संख्या में क्या होती हैं? जठर ग्रंथियाँ होती हैं। ये जठर ग्रंथियाँ होती हैं पूरे आमाशय में, जिनके अपने अलग अलग कार्य होते हैं। यानी कि ये क्या करती हैं? अपना अपना एक रस स्रावित करती हैं, जिनको हम कुछ भागों में एंजाइम बोलेंगे, कुछ में कुछ और बोलेंगे। अब हम उनकी चर्चा करते हैं। तो ये कितने करोड़ों संख्या में पाई जाती है? कितनी संख्या में पाई जाती है? करोड़ों संख्या में पाई जाती हैं हमारे जठर ग्रंथियाँ। ठीक है, अब बात करते हैं HCl क्या होता है। तो हमारा जो जठर निगम भाग होता है, ये हमारा जो जठर निगम भाग होता है, ये क्या करता है? इसकी जो जठर ग्रंथियां हैं, क्या इसकी जो क्या होती हैं? जठर ग्रंथियां,
उनमें एक कोशिका पाई जाती है। कौन सी कोशिका पाई जाती है? उसको कहते हैं हम ऑक्सिनटिक कोशिका। क्या कहते हैं? ऑक्सिनटिक कोशिका पाई जाती हैं और इन्हीं कोशिकाओं से होता है HCl स्रावित। HCl को हम बोलते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। अब ये आप तो ये तो जान गए हो कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्या होता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल खट्टा पदार्थ होता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्या होता है? खट्टा पदार्थ होता है। इसका कार्य क्या होता है कि जो हमारा ग्रैस नली से जो भोजन आता है उसमें जो हमारे जीवाणु आते हैं उनको नष्ट करना होता है और ये हमारे भोजन के पाचन में सहयोग करता है। क्या करता है? आपके भोजन के पाचन में सहयोग करता है, भोजन को गलाने का काम करता है। और हमारे जो भोजन में कठोर पदार्थ आ जाते हैं, कई बार हम गलती से कंकड़ पत्थर या कुछ अन्य पदार्थ खा लेते हैं जो काफ़ी कठोर होते हैं, जिन्हें पचाने में हमें मुश्किल होती है। तो HCl का जो कार्य होता है वह इन्हीं कठोर पदार्थों को पचाना होता है। अब आप बात करेंगे, जब ये कठोर पदार्थ को पचा सकता है तो हमारी जो आमाशय की जो पेशियां हैं, जो भित्ति है, उसको भी तो गला सकता है। बिल्कुल गला सकता है। और उनका बचाव कौन करता है ये हम आगे पढ़ेंगे। फिलहाल हम HCl से कार्य क्या होता है हम ये पढ़ रहे हैं, कैसे ये स्रावित होता है ये पढ़ रहे हैं। तो हमने आपको बता दिया HCl जो होता है वह जठर ग्रंथियों से ऑक्सिनटिक कोशिकाएं बनती हैं और उन ऑक्सिनटिक कोशिकाओं से HCl क्या होता है? स्रावित होता है। और इसी से एसिडिटी बनती है। HCl से ही एसिडिटी बनती है, जो हम आगे पढ़ेंगे। इसके बाद आता है एंजाइम। एंजाइम की बात करें तो एंजाइम जो होता है, जो हमारा जठर निगम जो भाग होता है, इसकी जो जठर ग्रंथियां होती हैं इनसे होते हैं एंजाइम स्रावित। ठीक है। और ये एंजाइम कौन कौन से होते हैं? इनसे 2 एंजाइम स्रावित होते हैं। एक तो होता है हमारा रेनिन एंजाइम। क्या होता है? रेनिन एंजाइम। और दूसरा होता है पेप्सिन। क्या होता है? पेप्सिन। अब रेनिन एंजाइम की बात करते हैं तो ये क्या करता है? दूध को पचाता है। यानी कि दूध में क्या पाया जाता है? केसिन तत्व। और ये केसिन तत्व का क्या करता है? पाचन करता है। ठीक है। केसिन तत्व का क्या करता है? पाचन करता है। और ये दूध को बदल देता है दही में। किस में बदल देता है? दही में दूध को। ये ज्यादातर जो एंजाइम स्रावित होता है ये होता है बच्चों में, पुरुषों में ये अपेक्षा कम स्रावित होता है। ठीक है। दूसरा आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि रेनिन जो एंजाइम होता है उसका कार्य क्या होता है? तो हम कहेंगे केसिन तत्व को पचाता है, जिसको ये दही में परिवर्तित कर देता है, या हम बोलेंगे कि दूध को परिवर्तित कर दही में कर देता है। अब आपसे पूछ लेगा कौन से भाग में स्रावित होता है, तो हम लिखेंगे जठर निगम में, या लिखेंगे हम पाइलोरिक में। ठीक है। उसके बाद सेकंड की बात करें तो वह होता है पेप्सिन। पेप्सिन का कार्य क्या होता है? जो हमारा प्रोटीन होता है, क्या होता है? प्रोटीन होता है। इसका पाचन करके ये इसको किस में बदल देता है? पेप्टोन में। किस में बदल देता है? पेप्टोन में। ठीक है। पेप्सिन। तो हमारे जो एंजाइम हुए, आमाशय से कितने एंजाइम स्रावित हुए? 2 एंजाइम स्रावित हुए। कौन कौन से हुए? एक तो हुआ हमारा रेनिन एंजाइम और दूसरा हुआ हमारा प्रोटीन एंजाइम। ठीक है। कौन कौन से हुए? रेनिन और प्रोटीन एंजाइम। ठीक है। इनका कार्य हमने आपको बताया। रेनिन दूध को दही में परिवर्तित करता है और जो पेप्सिन होता है वे प्रोटीन को पेप्टोन में तोड़ता है। ठीक है। अब हम बात करते हैं बायोलॉजिकल वॉच की। अब आप कहोगे सर ये बायोलॉजिकल वॉच क्या होती है? बायोलॉजिकल वॉच यानी घड़ी। ये कोई घड़ी नहीं होती हमारे शरीर के अंदर, आमाशय के अंदर। आमाशय में ऐसी साइंटिफिक क्रिया होती है, जैसे हमारा रोज हम पर डे 5 बजे सुबह मॉर्निंग में लगा लो, आप 8 बजे भोजन खाते हो तो लगभग 8 बजे ऑटोमेटिक हमारे पेट में क्या होता है? HCl जो अम्ल होता है वे स्रावित होने लग जाता है। क्या करता है? HCl स्रावित होने लग जाता है हमारे भोजन खाने के 15 मिनट समय से पहले। क्योंकि यदि हम ये HCl जो अम्ल होता है ये स्रावित नहीं होगा तो हमें भोजन नहीं पचा पाएंगे। तो ये मान लो हम क्या कहते हैं 10 बजे भोजन खाते हैं तो ये आपको लगभग 9:30 से और 9:45 के आसपास ये क्या होता है? स्रावित होने लग जाता है। और जिससे हमारा भोजन पचने लग जाता है। कई बार हम बात करते हैं जैसे हम शादियों में चले जाते हैं, अच्छा खाना देखते हैं तो ये ऑटोमेटिक तब भी स्रावित होने लग जाता है, जिससे हमें भूख महसूस होने लग जाती है। वह कार्य किसकी वजह से होता है? बायोलॉजिकल वॉच की वजह से। ठीक है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको बायोलॉजिकल वॉच अच्छे से समझ आया होगा। अब हम आगे बात करते हैं इसी में कि कई बार हमको महसूस होता है कि हम समय पर जब खाना नहीं खाते थे कि पेट में चूहे कूद रहे होते हैं। वे चूहे कूदना नहीं होता है, वे क्रिया होती है बायोलॉजिकल वॉच की। वे क्या होती है कि जब हम भोजन समय पर नहीं खाते हैं तो हमें धीरे धीरे भूख लगने लग जाती है। जो हमारी ये परत होती है,
ये अमाशय की परत होती है, तो ये अम्ल क्या करता है कि धीरे धीरे इसको खाना लग जाता है, इसको गलाना स्टार्ट कर देता है, जिससे हमें ऐंठन महसूस होती है। और उसी ऐंठन को कहते हैं हम कि पेट में चूहे कूद रहे हैं। बल्कि ये चूहे कूदना नहीं होती है, यदि ये हम और अधिक समय तक भूखा रहेंगे तो ये एक बीमारी का रूप धारण कर लेती है, और उस बीमारी को कहते हैं हम पेप्टी अल्सर रोग। क्या कहते हैं? पेप्टी अल्सर रोग। पेप्टी अल्सर रोग, इसके बारे में हम पढ़ते हैं। तो पेप्टी अल्सर जो रोग होता है, आप समझ गए होंगे पेप्टी अल्सर रोग क्या होता है। पेप्टी अल्सर रोग होता है कि जो हमारा आमाशय होता है, यदि हम समय पर भोजन नहीं करते हैं तो हमारा जो HCl अम्ल होता है वह जब स्रावित होता है तो यह हमारे आमाशय की भित्तियों को क्या कर देता है, गलाना स्टार्ट कर देता है, जिससे हमें पेट में ऐंठन महसूस होती है, और उसी को कहते हैं हम पेप्टिक अल्सर रोग। ठीक है। अभी पेप्टिक अल्सर रोग जब होता है तो इसके बचाने के भी कुछ प्रॉब्लम होंगे, तो उस बचाने के लिए जो होता है उसको हम समझाएंगे। लेकिन पेप्टिक अल्सर रोग में उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। तो इसी को कहते हैं हम पेट में चूहे कूदना, जो किसके कारण होता है, जो हमें समय पे खाना नहीं खाते उसकी वजह से होता है हमारा पेप्टिक अल्सर रोग। अब आता है म्यूसिन। म्यूसिन क्या होता है? अभी हम पढ़ रहे थे कि पेप्टिक अल्सर जो रोग होता है, उससे पहले हम जब भोजन करते हैं तो जो जितने बीच की समय की प्रक्रिया होती है उसको बचाने का जो कार्य करता हुए होता है म्यूसिन। यानी कि जो हमारे ये भित्तियाँ होती हैं, अम्ल हमारा HCl अम्ल इतना खतरनाक होता है कि जो कंकड़ पत्थर गला सकता है तो हमारी भित्तियों को गला सकता है। तो जब ये इसी को डायरेक्ट गलाता क्यों नहीं है, तो इसके लिए नहीं गला पाता म्यूसिन की वजह से। जो ये म्यूसिन तत्व होता है, ये क्या होता है कि जो हमारी ये भित्तियाँ होती हैं इन पे एक लीले रंग का पदार्थ जमा होता है। कैसा रंग का पदार्थ जमा होता है? लीला रंग का पदार्थ जमा होता है, और इसी को क्या कहते हैं? म्यूसिन कहते हैं। ये म्यूसिन ही हमारी HCl अम्ल से सुरक्षा करता है। किससे करता है? HCl अम्ल से सुरक्षा करता है। यही हमारे भोजन को हमारी जो आमाशय की भित्तियाँ होती हैं उनको गलाने नहीं देता है। ये होता है हमारा म्यूसिन। आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि म्यूसिन का कार्य क्या है, तो हम लिखेंगे HCl अम्ल से आमाशय की भित्तियों को बचाना ही HCl अम्ल का म्यूसिन का कार्य होता है। ठीक है। इसके बाद आता है काइम। अब हमने पूरा आमाशय में पाचन क्रिया पढ़ ली है कि कौन सा भाग क्या करता है, कौन सा भाग क्या करता है, कौन सा भाग क्या करता है। अब जब लास्ट में हम बात करते हैं पूरे आमाशय की, तो पूरे आमाशय में जो भोजन पाचन की प्रक्रिया होती है वे लगभग 3 से 4 घंटे की समय की होती है। यानी कि जो हमारा भोजन होता है वह आमाशय में लगभग 3 से 4 घंटे स्थित रहता है, और इस स्थिति में जो वे क्रियाएं करता है वे एंजाइमों के द्वारा पचता है या HCl अम्ल के द्वारा गलता है। वे तो उस जो कंप्लीट गलने के बाद जो भोजन का निर्माण बन जाता है वे क्या करता है? काइम का रूप धारण कर लेता है। किसका रूप धारण कर लेता है? काइम का रूप धारण कर लेता है, और यही काइम ही छोटी आंत में प्रवेश करता है। ठीक है। जो वह आगे जाके उसका अवशोषण होता है। किसका? काइम का। अब आपसे ये काइम पे बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि काइम क्या होता है, तो हम उत्तर लिखेंगे कि आमाशय में जो लास्ट में भोजन पच जाता है, तो वो पचने की जो प्रक्रिया का अंत में जो भोजन बनता है उसी को हम क्या कहते हैं? काइम कहते हैं। ठीक है। आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा काइम कहाँ मिलता है, तो हम कह देंगे आमाशय में काइम मिलता है। एक भोजन का रूपांतरण होता है पाचन क्रिया के दौरान। ठीक है। अब इसके बाद आता है ये छोटी आंत, जिसमें से ये हमारा भोजन आमाशय से छोटी आंत में जाता है। इसको हम पढ़ेंगे नेक्स्ट पार्ट में, क्योंकि इस पार्ट में पढ़ेंगे तो हमारा पार्ट बहुत बड़ा हो जाएगा। इसकी वजह से हम नेक्स्ट पार्ट करते हैं। आज के हम उम्मीद करते हैं कि आपको ग्रासनली, ग्रेसिका और आमाशय अच्छे से समझ आया होगा। यदि आपको अच्छे से समझ आया है तो हमारे वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिए, जिससे हमको मोटिवेशन मिल सके और हम आगे आने वाले वीडियो आपको और भी अच्छे तरीके से पढ़ा सकें, बना सकें, अपनी मेहनत कर सकें। और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको आने वाले वीडियो आसानी से मिल सकें, और नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए। थैंक यू।